हेलो स्टूडेंट्स, कल लास्ट क्लास में जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे वो कर रहे थे जब किसी प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया जाए, किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया जाए, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाए तो कितना दूर जाके गिरेगा, यानी ये रेंज कितनी होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, इस टाइप का अपन ने क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर अपन ने किसी ऑब्जेक्ट को इस टाइप से थ्रो कर दिया था, तब कितनी रेंज आएगी, तब कितना टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, ठीक है, निकालने का आपको मेथड है ना। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकंड से डाला गया, जो यहां से 37 डिग्री पे, ठीक है। आपसे पूछा गया कि बताइए कितनी रेंज आएगी, यानी ये जो प्रोजेक्टाइल है ये कहां पर जाकर गिरेगा, और दूसरा कितना इसको टाइम लगेगा ना। एक बार आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो करके देख लिया है, एक बार हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल ऊपर की तरफ, अब कुछ एंगल नीचे की तरफ आपने इसको प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। तो कितनी दूर जाके गिरेगा और कितना टाइम लेगा यहाँ से गिरने में। तो सबसे पहले बेटा आपके पास तो सीधा सा तरीका है, जो आपको स्पीड दी है 50 मीटर पर सेकेंड और 37 या 53 डिग्री एंगल में जनरली इसलिए लेता हूँ कि इनके कंपोनेंट इजीली हो जाते हैं ना। बाकी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 100 मीटर भी हो सकता है, 5-10 मीटर कुछ भी हो सकता है ना स्पीड। चलिए, तो सबसे पहले आप इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 40 मीटर पर सेकेंड, और जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। दीज आर द कंपोनेंट, ठीक है। इधर कितना आएगा बेटा, कोस कैसे निकाला सर जी ये एक्स डायरेक्शन निकालोगे तो कैसा हो जाएगा, ux इक्वल टू u यानी 50 कोस 37 तो ये जो आपका हो जाएगा 50 और कोस 37 की वैल्यू होती है बेटा 4/5। सोल्व करोगे तो 10 टाइम्स जाएगा 40। ऐसे ही यहाँ पे uy जो आप निकालोगे वो आएगा 50 साइन 37, ये हो जाएगा 50 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों कंपोनेंट आपने निकाल लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया और ये यू जाके यूं गिर गया नीचे, ठीक है। अच्छा, जब ये यहाँ पर गिर रहा होगा तो जो ये रेंज आएगी, ये कितनी आएगी, एक्स डायरेक्शन में स्पीड इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो स्पीड क्या रहती है, अनचेंज रहती है। अच्छा, यूएक्स आपको पता है जी, और यूआई ये भी आपको पता है। अब आपको जो निकालना है, देखो यूएक्स पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया तो रेंज तो निकल जाएगी, यानी मेन आपका काम है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। अच्छा, अगर इसका इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 आता तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता वो आता रूट का 2h/g, जो अपन अब तक निकालते आ रहे हैं, रूट का 2h/g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट कब आता है, जब ऑब्जेक्ट का y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 होता है, यानी फ्रीली फॉलिंग की तरह होता है ना। जैसे सिर्फ मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो, हॉरिजॉन्टल जब मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा तब। अगर आपका y डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आ रहा है तब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा। तब कैसे सोल्व करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन सोल्व किया था वैसे के वैसे ही। देखिए, मुझे ये पता है कि जब ये पार्टिकल इधर स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, उस टाइम में y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये हो चुका होगा और x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट रेंज के बराबर हो चुका होगा। ओके, तो मान लीजिए इसको गिरने में टाइम लगता है t, तो जब t टाइम हो जाएगा तो sy की वैल्यू हो जाएगी -40, नीचे की तरफ आएगा -40। अच्छा, uy कितना होगा सर जी, ये होगा -30, ठीक है। अच्छा, एक्सीलरेशन कितना होगा जी y डायरेक्शन में, -g, नीचे की तरफ आ रहा है ना, देखो एक्सीलरेशन भी नीचे है, वेलोसिटी भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, सब माइनस में आ गया, ठीक है। अच्छा, तो इक्वेशन लगाई आपने sy इक्वल टू uyt प्लस का हाफ ऑफ ayt²। तो sy की वैल्यू की बेटा -40, ये हो गई बेटा -30, और टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल। अच्छा जी, ये माइनस का हाफ ay की वैल्यू बेटा g रख दी आपने इंटू t²। तो सॉल्व करोगे तो देखो माइनस से माइनस माइनस पूरा कैंसिल हो गया, आपके पास जो आया वो आया 40 इक्वल टू 30t प्लस का 5t²।
बेटा मेरे हिसाब से तो 5 से भी कट जाएगा ये पूरा 6 और ये 5 से 8। इक्वेशन को आप थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आप लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 60 इज इक्वल टू या -8 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लीजिए आप इसके, टी स्क्वायर इसके जो फैक्टर होंगे, या आप वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लीजिए। 4 और 2 नहीं होंगे, आपने कटवर्ड सही किया है। अच्छा दैट आप लगा लीजिए माइनस बी, देखो जो टी की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का बी यानी माइनस का 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 36, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो बेटा ये 32 आ जाएगा। 4 ए तो 1 है और ये माइनस का 8 है, तो यहाँ पे माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस अपॉन 2a। तो देखो माइनस के साइन के तो ये माइनस का साइन तो कोई काम करेगा नहीं क्योंकि टाइम नेगेटिव आएगा, तो हो गया -6 प्लस का रूट 8 और 6 68/2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू जो आ गई वो आ गई माइनस का 3, इसको लिख लो बेटा 68 को 17 इंटू 4, तो जो 4 का तो रूट है वो तो आ जाएगा आपका 2 और ये रूट का 17, तो ये जो 2 है ये 2 से कट जाएगा, तो आंसर आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया रूट का 17 माइनस 3। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। डेटा अपने मन से लिए हैं इसलिए आपका रिजल्ट झूठ वगैरह में आ गया, वरना आपका सिंपल रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब आपको रेंज निकालनी है, जो सेकंड पार्ट इसका निकालना है रेंज, तो रेंज कितना हो जाएगा r इक्वल टू ux कितना है बेटा 40, ux कितना है 40 इंटू टी कितना है रूट का 17 माइनस 3, दिस इज द रेंज, ठीक है। डेटा चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी सब कुछ ठीक है, ओके। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैंने आपको इसको नेक्स्ट टॉपिक है इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। मान लीजिए कोई प्रोजेक्टाइल है, ये अगर एंगल है अल्फा, ये कोई इंक्लाइन प्लेन है और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया u स्पीड से और थीटा एंगल पे फेंका गया, तो क्या ये कुछ u जाके गिर जाएगा, ठीक है। आपने तो यहां से प्रोजेक्ट किया है, एक्चुअली में तो इसका जो पूरा पाथ होगा वो यही होगा, बट क्योंकि बीच में ये इंक्लाइन प्लेन आ जाएगा तो ये यहाँ टकरा जाएगा, अगर ये इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो क्या ये पूरा जाके नीचे गिर जाता, ओके, ठीक है, ऐसा होगा। तो ये यहां से यहां तक ये कहलाएगी इसकी रेंज, ठीक है। अच्छा अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए जब इंक्लाइन प्लेन पे, तो बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लीजिए। आप देखिए, आप मान लीजिए एक्स एक्सिस को इधर, क्योंकि रेंज तो आप किसके अलोंग ही निकालनी है, और आप मान लीजिए बेटा वाई एक्सिस को इधर, वाई एक्सिस को इधर मान लीजिए, ठीक है। बस वो जो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मानते थे उसकी जगह एक्स एक्सिस ये मान लीजिए, वाई एक्सिस ये मान लीजिए, ठीक है। अब सेम पहले की तरह अब वेलोसिटी कंपोनेंट कर लो, इधर जो कंपोनेंट आएगा ux वो कितना आएगा बेटा u cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा uy, ये आएगा u sin थीटा। अब x और y डायरेक्शन में सारी चीजें लिख लीजिए, ये x डायरेक्शन ये y डायरेक्शन। x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है बेटा u cos थीटा, और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u sin थीटा। अच्छा जी, पूरी मोशन के दौरान जो एक्सीलरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा बेटा g, कितना होगा g एक्सीलरेशन लगेगा, वो वर्टिकल डाउनवर्ड ही लगेगा, अर्थ अपनी तरफ खींचेगी। अच्छा अब इसके जो ये वर्टिकल डाउनवर्ड एक्सीलरेशन आ गया g, इसके दो कंपोनेंट बना लो, एक तो इधर और एक इधर, तो ये कहलाएगा आपका y डायरेक्शन में, क्योंकि y डायरेक्शन आपने प्लेन के परपेंडिकुलर मानी है, और ये कहलाएगा ax। अब देखो ये अगर एंगल अल्फा है तो ये होगा 90 माइनस अल्फा, तो ये होगा अल्फा, तो इसकी वैल्यू तो आएगी बेटा g cos
अल्फा और इसकी वैल्यू आएगी जी साइन अल्फा। अच्छा जी, अब देखो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन इधर है, तो इसका मतलब रिटार्डेशन करेगा तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का जी साइन अल्फा, माइनस का जी साइन अल्फा। ऐसे ही वाई डायरेक्शन में देखो वेलोसिटी ऊपर की तरफ आ रहा है कंपोनेंट और एक्सीलरेशन नीचे, तो ये भी रिटार्डेशन करेगा तो ए वाई की वैल्यू आएगी माइनस का जी कोस अल्फा। ये एक्सीलरेशन पहले जब आपके एक्स और वाई डायरेक्शन ऐसे होते थे और एक्सीलरेशन तो तब भी ऐसे ही होता था, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो सारा किसमें होता था, वाई डायरेक्शन में। अब तो आपकी वाई डायरेक्शन ऐसे नहीं है, आपकी वाई डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है ऐसे, तो इस एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर और एक इधर, तो ये दोनों ही एक एक्स डायरेक्शन में भी कंपोनेंट आएगा और वाई डायरेक्शन में भी। अब एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो नहीं है क्योंकि आपने एक्स डायरेक्शन ही चेंज कर ली है, पहले एक्स डायरेक्शन ये होती थी इसलिए कंपोनेंट जीरो आता था, अब आपने एक्स डायरेक्शन ही चेंज कर ली है तो आपका कंपोनेंट कुछ ऐसे आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा देखो वही सारी चीजें आपको निकालनी है कि जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचोगे, यहां से जब आप ये पाथ कवर करते हुए यहां तक पहुंचोगे तब आपका जो टाइम होगा वो हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। और इस टाइम वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा जी वो जीरो हो जाएगा। वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका कितना हो जाएगा, आपका जीरो, है ना, क्योंकि वाई डायरेक्शन तो ये है ना, तो यहां से ऊपर गया यहीं पे गिर गया, तो क्या एक्स एक्सिस से चला था और एक्स एक्सिस के ऊपर ही गिर गया, इसका मतलब वाई डायरेक्शन में तो शिफ्ट हुआ ही नहीं, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका, जीरो, जब टाइम की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगी। तो जो पहला पार्ट है वो अपन निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अपने रखा जब t की वैल्यू कैपिटल T होगी उस समय एस वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो आपने सेकंड इक्वेशन लगाई एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस का हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक, अच्छा जब आप ये इक्वेशन लगाओगे तो एस वाई की वैल्यू कितनी रख दो बेटा, जीरो, यू वाई कितना बेटा, यू साइन थीटा, इनटू बेटा कितना, कैपिटल टी। जब टाइम की वैल्यू कैपिटल टी है तब वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो, प्लस का हाफ बेटा, क्योंकि ए की वैल्यू नेगेटिव है इसलिए मैंने डायरेक्टली नेगेटिव रख दिया, जी कोस अल्फा, जी कोस अल्फा, माइनस का जी कोस अल्फा रख दिया यहाँ पे, इनटू टी स्क्वायर। वही बेटा आपका टी कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस का हाफ जी कोस अल्फा टी। इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे, या तो t बराबर जीरो और दूसरा सॉल्यूशन होगा u साइन थीटा माइनस का हाफ जी कोस अल्फा इंटू टी बराबर जीरो। यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो जो t की वैल्यू है वो आएगी 2u साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फा। ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको आप ऐसा याद रखो, 2u(y) बाई a(y). देखो सबसे पहले जो आप वर्टिकल मोशन पढ़ रहे थे तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, 2u(y)g। फिर आपने ऐसे जो सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट आया 2u(y) बाई g। और अब आप इंक्लाइंड प्लेन पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे टाइम ऑफ फ्लाइट आया 2u(y) बाई ay। तो देखो फॉर्मूला तो सभी में जो अब तक आप पढ़ रहे हो टाइम ऑफ फ्लाइट में सेम ही है, 2 ऊपर u आता है नीचे g आता है। बस देखो अगर आप गौर से देखो तो जब आपने u फेंका था तो सारी वेलोसिटी y डायरेक्शन में ही थी, तो ये uy की जगह u आ रहा था। जब आपने इंक्लाइन प्लेन पे फेंका था तो देखो g क्या था, y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन था और y डायरेक्शन का कंपोनेंट ऊपर। तो आप तो जनरल फॉर्मूला ये याद रखो कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 वेलोसिटी का y डायरेक्शन में कंपोनेंट अपॉन एक्सीलरेशन का y डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो जब आप इस फॉर्मूले को यहां लगाओगे, जब आप वर्टिकल फेंकोगे तो वेलोसिटी का y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, u, और एक्सीलरेशन भी बेटा किसमें होगा, y डायरेक्शन में, तो ay की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी। जब आप ऐसे फेंकोगे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे किसी एंगल थीटा के ऊपर, तो देखो y डायरेक्शन में कंपोनेंट तो uy हो जाएगा और एक्सीलरेशन तो अब भी बेटा नीचे की तरफ लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका g। और जब इंक्लाइंड प्लेन पे फेंकोगे तब y डायरेक्शन में कंपोनेंट और एक्सीलरेशन अब सारा y डायरेक्शन में नहीं आएगा,
उसका जी कोस अल्फा आएगा, तो वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का कंपोनेंट, तो सिंपली जो टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास आया वो आया 2uy अपॉन ए वाई, 2uy अपॉन ए वाई। चलिए जी, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया आपके पास। तो पहला रिजल्ट आपके पास आ चुका है, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट का। उसको डायरेक्टली आप याद रख सकते हो, t इक्वल टू 2uy अपॉन ए वाई। जब ऐसा लिखूं 2u साइन थीटा अपॉन g कोस अल्फा, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, यानी ये हमेशा बाई डायरेक्शन के कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, चाहे कोई सी भी मोशन हो आपकी, वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन करवाई हो आपने, फॉर्मूला आपका यही रहने वाला है। नीचे ए वाई की वैल्यू जब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन करा रहे थे तो जी के बराबर थी, तो बस यहाँ पे जी आ जाता था। जब आप सीधा वर्टिकल फेंकते थे तो वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जी होता था और यू वाई की वैल्यू यू के बराबर होती थी, तो फॉर्मूला 2u/g हो जाता था। चलिए जी, और देखिए दूसरा पूछा मैंने मैक्सिमम हाइट, यानी कि इस प्लेन पे ये वाली मैक्सिमम हाइट, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो मैक्सिमम हाइट होगी वो। अच्छा, तो जो मैक्सिमम हाइट होगी इस प्लेन से, तो जब एस वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हाइट के बराबर होगा, तो क्या वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? यस सर, इसके दो कंपोनेंट है बेटा, एक इधर है एक इधर। तो जब वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, तो देखो वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कैसा है? नेगेटिव, तो यानी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी घटती जाएगी, और जब ये जिस टाइम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा उसमें वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट तो कितना हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन लगा दो, vy² इक्वल टू uy² टू ay/sy। तो बेटा इसकी वैल्यू तो जीरो रख लो, ये कितना हो गया? uy² माइनस uy की वैल्यू रख लो, uy की वैल्यू कितनी हो गई? u² साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, uy² माइनस का 2g कोस अल्फा इंटू ये हो गया बेटा आपका h मैक्सिमम। आपने uy और ay की वैल्यू पुट कर दी, देखो vy की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी जब sy की वैल्यू h मैक्सिमम होगी, तो ये तो जीरो हो गया। ये आपकी uy की वैल्यू होगी, ये आपकी ay की वैल्यू होगी, सब पुट कर दो, और यहां से आपके पास जो h मैक्सिमम आएगा वो आ जाएगा u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कोस अल्फा। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, h max इक्वल टू, ये क्या है बेटा? uy का स्क्वायर, नीचे क्या है? 2ay। देखो, तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है वो हो गया uy² अपॉन 2ay। पिछली बार आया था ये uy²/2g, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना था आपका? g था। इस बार y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है? g कोस अल्फा। बस इसलिए थोड़ा सा बस एक्सीलरेशन का y कंपोनेंट हो रहेगा। जब आपने एकदम वर्टिकल फेंका था तो ये आया था u²/2g, क्योंकि y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो गई थी? पूरी u/2g। तो सीधा फिलहाल ये फॉर्मूला आपका हो गया u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g कोस अल्फा। ठीक है, अगर मैं अल्फा की वैल्यू जीरो रख दूं, देखो ना अल्फा की वैल्यू जीरो, तो जो ये वाला प्लेन है क्या ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बन जाएगा? देन दीस ऑल रिजल्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन थी, देखो अगर मैं अल्फा की वैल्यू जीरो रख दूं, तो देखो अल्फा की वैल्यू जीरो रखते ही ये एक्स एक्सिस आपकी ऐसी हो जाएगी, यानी ये जो प्लेन है ये यू हो जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगी। तो देखो रिजल्ट भी देखो, अल्फा की वैल्यू जीरो रख दो तो 2u sin थीटा बाई g, क्योंकि cos जीरो की वैल्यू 1, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई g, cos जीरो की वैल्यू 1। तो सारे रिजल्ट जो आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन थी उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए बेटा लास्ट पार्ट निकालते हैं इसका, रेंज। तो बेटा रेंज क्या है? रेंज है आपका x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, यानी जब टाइम की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगी तो जो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है वो ही आपके किसके बराबर आ जाएगा? रेंज। यानी इतने टाइम में जो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी को अपन बोलेंगे रेंज। तो इक्वेशन लगा दो, sx इक्वल टू uxt प्लस का हाफ ऑफ ax
टी स्क्वायर। तो एस एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा आर, ठीक है। यू एक्स की वैल्यू बेटा आपको कितनी दे रखी है यू कोस थीटा इंटू टाइम की वैल्यू बेटा कैपिटल टी, टाइम की वैल्यू कैपिटल टी। देखो एस एक्स की जगह आपने आर रख दिया, यू एक्स की वैल्यू आपके पास यू कोस थीटा है इंटू टाइम, और ये हो गया बेटा आपके पास माइनस का हाफ ए एक्स की वैल्यू जी साइन एल्फा, जी साइन एल्फा इंटू टी स्क्वायर। बेटा मैं तो कह रहा हूं आप डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में वैल्यू, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। बाकी आप चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। तो रेंज की वैल्यू कितनी बेटा यू एक्स टी, यू एक्स यू कोस थीटा, टाइम की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, हाफ ए एक्स की वैल्यू माइनस का जी साइन एल्फा इंटू टी स्क्वायर। चलिए जी, तो रेंज को आगे थोड़ा सा सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास आर इक्वल टू यू कोस थीटा, और बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आपने ये लिख रखी है देखो 2u साइन थीटा अपॉन जी कोस एल्फा, ठीक है जी। अच्छा माइनस का हाफ जी साइन एल्फा, और यहां आएगा बेटा टी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कितना हो गया बेटा 2u साइन थीटा अपॉन जी कोस एल्फा का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए, देखना वैल्यू सब बराबर रहती हो तो, ठीक है। अच्छा जी, यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, यू इंटू यू स्क्वायर, देखो 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी कोस एल्फा, और ये आ जाएगा देखो माइनस का हाफ जी साइन एल्फा, और ये हो जाएगा आपका 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा। तो जो कट रहा है उसको कट कर दीजिए, एक जी से एक जी कैंसिल हो गया, ये यहां से कट के बेटा 2 टाइम्स हो गया, बोलो सही है क्या। अब कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन आ रहा है देखो इन दोनों इक्वेशन में 2u स्क्वायर इसमें आ रहा है, यहाँ पे 2u स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है, यहाँ पे भी साइन थीटा आ रहा है, तो अब कॉमन ले लीजिए बेटा 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कोस एल्फा, ये नीचे से कॉमन आ जाएगा। इधर जो बचने वाला है देखो 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कोस एल्फा कॉमन आ गया, तो इधर बचेगा बेटा कोस थीटा, और इधर बचेगा देखो माइनस का, एक तो बचेगा बेटा साइन एल्फा, 2u स्क्वायर तो गया, एक इधर से बचेगा साइन थीटा अपॉन कोस एल्फा, क्योंकि एक कोस एल्फा तो कॉमन आ गया। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कोस एल्फा, एलसीएम ले लो तो ये होगा बेटा आपका कोस थीटा कोस एल्फा माइनस साइन थीटा साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लीजिए, देखो ये जो फॉर्मूला बना ये आपका बन गया रेंज का 2u स्क्वायर साइन थीटा, जो ये ऊपर आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ये कोस थीटा प्लस एल्फा का है, कोस ए प्लस बी आपको लिखा आएगा, कोस ए प्लस बी कितना होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है जी। और नीचे जो बचा इसको डायरेक्टली लिख देते हैं ये अपॉन, नीचे जो बचा एक तो बच गया जी और एक बच गया कोस स्क्वायर एल्फा, बोलो सही है क्या। अगर मैं एल्फा की वैल्यू 0 रख दूं देन दिस एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन टर्न्स इनटू प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। देखो रख के देखो रेंज का वही फॉर्मूला आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो अपना सब कुछ सही है। इसको रखो देखो 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन
अल्फा की वैल्यू तो 0 रख दी ना आपने, और cos 0 की वैल्यू होती है 1/g। तो बन गया बेटा, देखो ये u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा कितना हो गया, sin 2 थीटा बाई जी। क्या आ रहा है बेटा? यस सर। तो अगर अल्फा की वैल्यू आप 0, अल्फा क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, और थीटा क्या है? जो इंक्लाइंड प्लेन से प्रोजेक्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है जी। अच्छा, तो अगर आपने देखा कि अल्फा यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, देखो क्या क्या था, अल्फा तो था प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और थीटा क्या था? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू 0 रख दूं, यानी मैं कहूं प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 है, तो क्या दिस प्लेन बिकम्स हॉरिजॉन्टल प्लेन? यस सर। तो अगर अल्फा की वैल्यू 0 रख दूं, तो ये प्लेन कैसा हो जाएगा? ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, और दिस मोशन बिकम्स थीटा। तो क्या ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई? यस सर। और जो उसका रिजल्ट था, तो इसके अंदर अगर मैं अल्फा की वैल्यू 0 रख दूं, देन दिस मोशन इज टर्न्स इनटू प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड रिजल्ट आल्सो कन्वर्टेड इनटू दिस। तो देखो अल्फा की वैल्यू आपने 0 रखा, तो आर की वैल्यू इतनी आ गई। ये आपके पास बेटा रेंज का फॉर्मूला है। ये क्या है बेटा? आपके पास रेंज का फॉर्मूला। चलिए जी, तो आपके पास इंक्लाइन प्लेन पे जो मोशन है उसके अंदर देखो फॉर्मूले क्या क्या है। ये आया 2uy बाई ay, या 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। एक आपके पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आया, वो आया uy स्क्वायर अपॉन 2ay, या इसको मैं लिख लूं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी 2g कोस अल्फा, ए वाई की वैल्यू है जी। तीसरा जो फॉर्मूला है आपके पास आया रेंज का, यह आया 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कोस स्क्वायर। इतने फॉर्मूले आपके पास आपके टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड ये आपकी रेंज। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट कैसे है? इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना जी। चलो इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराता हूं, देखिए। मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, और ये एंगल जो है मान लीजिए, ये मान लीजिए 30 डिग्री है, या मान लीजिए ये 37 डिग्री है। ठीक है, अच्छा जी। और मैंने यहां से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका 45 पे, 45 डिग्री। इसकी स्पीड थी 10√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मुझे वही चीज बतानी है। बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट, बताइए आप मैक्सिमम हाइट फ्रॉम परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन एंड द रेंज। इतनी चीजें बतानी है मुझे। अच्छा जी, कैसे बताएं? सबसे पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के कंपोनेंट कर लो। तो वेलोसिटी का एक तो कंपोनेंट इसको मान लो x डायरेक्शन, और इसको मान लो y डायरेक्शन। तो बेटा ये 10√2 है, तो इसका इधर कंपोनेंट निकालोगे, ये 37 में इधर लिख देता हूं, तो कितना आएगा बेटा x डायरेक्शन में? ux की वैल्यू कितनी आएगी? u cos 45, और cos 45 होता है 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, बेटा कितना आएगा 10। और uy कैसे निकालोगे? u sin 45, sin 45 की वैल्यू भी √2, तो बेटा ये भी कितना आएगा कंपोनेंट 10, दोनों 10 आ गए। अब एक्सीलरेशन के पार्ट कंपोनेंट करो। एक्सीलरेशन किधर लग रहा है बेटा? इधर। कितना लग रहा है बेटा? 10। अगर ये एंगल 37 है, इसके दो कंपोनेंट करो बेटा, y और x डायरेक्शन में, तो बेटा ये एंगल भी कितना होगा 37। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा g का, यानी g की वैल्यू देखो मैंने 10 रख दी है, g का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो आएगा 8, और इधर बेटा आपके पास आएगा 6। तो आप सिंपल सी चीजें लिखते जाइए, आपको जो जो पता चल गई। ux की वैल्यू पता चल गई बेटा आपको 10, uy की वैल्यू पता चल गई बेटा आपको 10, ax की वैल्यू पता चल गई आपको 6, और ay की वैल्यू आपको पता चल गई 8, है ना। 10 कंपोनेंट है, इधर आएगा cos 10 cos 37 निकालेगा, 37 की वैल्यू 4/5 होती है, और यहाँ पे आएगा 10 sin 37 होता है 3/5, कंपोनेंट निकालेगा, ये 6 आएगा, ये 8 आएगा। बोल सही है क्या?
ये भी नेगेटिव वाई एक्सिस में, ये भी नेगेटिव वाई एक्सिस में। चाहो तो इनको चलो आप लिख लो सीधा सा, ये इनके मैग्नीट्यूड लिख दो, है ना। अच्छा अब आपसे पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट, सबसे पहले लिख सीधा भाई टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy बाई ए वाई, 2uy बाई ए वाई। तो 2uy की वैल्यू 10 अपॉन ए वाई कितना हो गया बेटा 8, इसको कट कर लो बेटा कितना हो गया 4, आंसर आ गया 2.5 सेकेंड आ गया। दूसरा आपने पूछा मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, तो एच मैक्स कितना होता है uy स्क्वायर अपॉन 2ay। देखो सब फॉर्मूले सिमिलर हैं, बस जो पहले g आता था उसकी जगह बस ay आ रहा है, बाकी फॉर्मूले वो के वो। तो जब इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन हो तो बस आप क्या कीजिए, g के भी दो कंपोनेंट बना लीजिए, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन एंड अलोंग द प्लेन, और देन फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दीजिए। तो देखो ये जो आया uy का स्क्वायर, uy कितना बेटा 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा जी 100 अपॉन 2 ay, की वैल्यू कितनी है बेटा 8, तो अपॉन 8। तो बेटा ये कितना हो गया, इसको कट कर लीजिए, 2 से कट करोगे तो 50 और फिर इसको 2 से कट कर दोगे तो ये आ जाएगा 25/4, मेरे हिसाब से 6.25 मीटर आ जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, थर्ड वन जो आपसे निकाला गया वो निकाला गया बेटा आपसे रेंज निकालो। तो रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला याद है जब तो ठीक है, नहीं तो आप तरीके से निकाल सकते हो। मैं दोनों तरीके से निकलवा देता हूँ। देखो आपको r की वैल्यू कितनी आई थी 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा प्लस अल्फा अपॉन g कोस स्क्वायर अल्फा, बोलाई कितनी वैल्यू। ठीक है, चाहे तो आप फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिए, चाहे आप मेथड लगा के निकाल लीजिए, बात आपकी सेम ही आने वाली है ना। अच्छा देखो 2u स्क्वायर, u tan रूट 2 है बेटा, तो tan रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 200, 10 का स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 2, तो 100 इंटू 2 200 इंटू साइन थीटा। ये बेटा क्या होता है, ये होता है अल्फा और ये एंगल क्या होता है बेटा थीटा। साइन थीटा यानी 1/√2, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। और बेटा कोस थीटा प्लस अल्फा, कोस थीटा प्लस अल्फा, इसको लिख लो बेटा आप सिंपली कोस थीटा कोस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा अपॉन जी की वैल्यू बेटा 10 कोस स्क्वायर अल्फा यानी कोस स्क्वायर 37 हो गया जी। चलिए जी अब आप इसको सोल्व कर लीजिए बस। थीटा की वैल्यू 45 है, अल्फा की वैल्यू 37 है। अल्फा कितना है आपका 37 और थीटा कितना है बेटा आपका 45 डिग्री। रखो भाई, चलो भाई सोल्व करने लगते हैं। एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो गई, ये 2 से √2 हो गया, बोलो सही है। कितना आया r की वैल्यू 20√2 यहाँ पे कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 45 यानी 1/√2, कोस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 37 कोस 37 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 4/5 माइनस साइन थीटा यानी 1/√2 और साइन अल्फा, साइन 37 की वैल्यू होती है बेटा 3/5 अपॉन नीचे कितना आ गया कोस स्क्वायर 37 होता है बेटा 4/5 का। देखो √2 यहां से कॉमन आएगा और इस √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा 20, इधर बचा 4/5 माइनस का 3/5 अपॉन नीचे जो बचेगा वो बचेगा 16/25। बस प्योर कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है ना। वैल्यू तो आप पुट कर चुके, आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। अच्छा जी अब इसको देखो सॉल्व करो, इसको लिखोगे 20 इंटू इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो गया 1/5 और ये टर्म ऊपर आ जाएगी तो ये हो जाएगा 25/16। तो 5 से कट कर लो, ये हो गया 5 टाइम्स। ठीक है, और 4 से इसको कट लो, 4 5 जा 4 4 जा, तो ये आ गया 25/4। कितना आ गया 25/4। सोल्व कर लेना 6.25 मीटर।
कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, बाकी न्यूमेरिकल वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अच्छा इसी रेंज को मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता था, अगर मैं फॉर्मूला वाइज नहीं निकालता। तो देखो रेंज क्या है, रेंज है एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। रेंज जो है, रेंज वो है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन व्हेन टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप सीधा सा फॉर्मूला लगा दीजिए, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी माइनस का हाफ या प्लस का हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। चलिए भाई, इसकी वैल्यू तो रेंज हो जाएगी, यू एक्स की वैल्यू आपको कितनी देती है 10, बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है था आपके पास 10/4, बेटा माइनस एक्सीलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव है ना इस डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन डायरेक्शन इस तरफ आ रही थी, तो माइनस का हाफ एक्स की वैल्यू कितनी 6 इंटू 10/4 का स्क्वायर। अगर आप चाहो तो इधर से निकाल लो बेटा, तो ये आ गया 100/4, तो मेरे हिसाब से तो 25 हो गया 100/4। ठीक है, अच्छा जी, माइनस ये हो गया बेटा आपका 3 इंटू 100/16, 100/16 कट कर लीजिए 4 से, ये हो गया 4 से ये हो गया 25। एलसीएम ले लीजिए बेटा 4 को, 4 का एलसीएम लोगे तो बेटा इधर आएगा 100 और इधर आएगा 75, ये आ जाएगा 25/4 यानी 6.25 मीटर। क्या सेम आ रही है बेटा, पिछली बार भी 6.25 आई थी, पर उसमें अपन ने कैसे निकाला था रेंज, फॉर्मूला लगा के, और ये अपन ने क्या लगाया है बेटा, मेथड लगाया है। तो देखो रिजल्ट तो दोनों से सेम आने वाले हैं। ठीक है, और इवन रेंज के लिए तो फॉर्मूला लगाना ही थोड़ा टिपिकल था, मेथड से करोगे तो बहुत आसानी से, इक्वेशन तो सबको याद ही रहती है u t + हाफ a t स्क्वायर, तो यार थोड़ा आसानी से आपको जैसे भी अच्छा लग रहा है, आप फॉर्मूला वाइज करना चाहें तो फॉर्मूला वाइज कर सकते हैं, चाहे आप इस मेथड से करना चाहें तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। रिजल्ट दोनों ही केस में क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आपको करवाने वाला हूं वो इंक्लाइंड प्लेन पे डाउनवर्ड मोशन है। जैसे इंक्लाइंड प्लेन हो, ऊपर से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकें तो वो नीचे किधर आके गिरेगा, कैसे गिरेगा, रेंज कितनी होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे होगा, तो सब मेथड सब कुछ सेम रहेगा, बस थोड़ी थोड़ी चेंजेस आएंगे, है ना, प्लस माइनस के साइन का फर्क आएगा, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। आप यहां तक का आप इस न्यूमेरिकल को अच्छे से देखिए, जो इंक्लाइंड प्लेन पे जो मोशन थी उसका जो डेरिवेशन है उसको अच्छे से देखिए, और उसके बाद ये न्यूमेरिकल को अच्छे से देखिए। अगर आपको मेथड क्लियर होता है तो आपको फॉर्मूले याद नहीं है तब भी क्वेश्चन कोई खास भारी नहीं है, अगर आपको मेथड याद है इंक्लाइंड प्लेन पे, है ना। क्या मेथड है, सबसे पहले वेलोसिटी को एक्स और वाई डायरेक्शन में डिवाइड कर लीजिए, फिर एक्सीलरेशन को एक्स और वाई डायरेक्शन में डिवाइड कर लीजिए, एंड देन फॉलो दिस प्रोसीजर। ओके, चलिए, थैंक यू।